नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा है आज। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में वो शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे दीवाने आम आगरा फोर्ट में कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे भी मौजूद रहेंगे। तो विशेष कार्यक्रम है ये आगरा में, और इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खास दौरा आगरा का बताया जा रहा है, जिस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्वागत भी करेंगे और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह पर जो कार्यक्रम है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किया जाएगा। इतिहास में जो उनकी गाथाएं हैं उनको पुनः दोहराया जाएगा और इसी के साथ उन गाथा के जरिए कोशिश की जाएगी कि आने वाली पीढ़ी को भी एक बड़ी सीख दी जा सके। जो युवा हैं उनको सीख दी जा सके, उनके जीवन में जो खास रहा है वो बातें याद की जाएंगी और उन्हें संदेश के माला में पिरोकर सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस पूरे कार्यक्रम का समय शाम 5:30 बजे का रखा गया है, जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसमें शामिल होंगे। तो केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे भी इसमें शामिल होंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह का एक खास कार्यक्रम है आज, जिसके लिए खास तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा है। शाम 5:30 बजे दीवाने खास में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें कई बड़े खास मेहमान मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसमें मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे और उन्हीं की मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, विशेष कार्यक्रम है, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, तैयारियां किस कदर आपको वहां पर नजर आ रही हैं? बिल्कुल उन्नति जी, मैं आपको बता दूं, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली बार और आगरा किले के अंदर सौर गाथा गूंजती हुई दिखाई देगी। बताया जा रहा है कि शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती पर लाल किले के दीवाने आम में कार्यक्रम रखा गया है। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में करीब 2000 लोग शामिल होने की बात बताई जा रही है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो शाम का कार्यक्रम रखा गया है, करीब 6 बजे से पूरी तैयारी होगी। करीबन 8:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर से यहाँ आने से पहले वहाँ पर पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। बताया जा रहा है वहाँ पर जो कार्यक्रम का मुख्य मंच है वह दीवाने आम में जो इस तरह से सजाया गया है, उसमें जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा रहेगी उसमें गायन की प्रस्तुतियां नितिन सरकाते और वैशाली मांडे और इसके साथ साथ हंसराज देंगे। और इसके अलावा जो वहाँ की जो नाटक प्रस्तुति है, महाराष्ट्र की लोक गायन पोवाड़ा भी गूंजेगा वहाँ पर। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर वहाँ की जो उनके जो कह सकते हैं कि उसकी जो रूपरेखा है उसको लेकर वार्तालाप रहेगी, उनके बारे में वर्णन किया जाएगा, उसको लेकर कार्यक्रम यहाँ पर आज दिखाई देगा। जी बिल्कुल। और क्या आम जनता के लिए प्रवेश की व्यवस्था है कृष्णा वहां पर? उन्नति जी, अभी दोपहर तक के लिए कुछ वीआईपी जो रुके हुए हैं उनको वहां पर जाने की अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन आम लोग जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए प्रवेश निश्चित किया गया है और शाम के 4 बजे से बिल्कुल पूरी तरह से उसे बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद वहां से जो शाम का जो कार्यक्रम होगा वो एक भव्य कार्यक्रम दिखाई देगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लेकर वहाँ के उनके गाथाओं का वर्णन होगा, उनकी संस्कृत नाटक प्रस्तुति होगी। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। उनकी वीर गाथाएं आज दिखाई देंगी।
ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज ये पूरा विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे और इसी के साथ महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है आज, जहां गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं। जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा होता है वो जरूर जनता दर्शन लगाते हैं और आज अपने दौरे के तीसरे दिन उन्होंने दर्शन कार्यक्रम लगाया। जनता दरबार के माध्यम से उन्होंने जनता की फरियाद को सुना है, उससे रूबरू हुए हैं और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल संज्ञान लिया जाए इन तमाम शिकायतों को लेकर। लखनऊ से अब खबर, विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण कार्यक्रम है आज। विधान भवन स्थित विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण कार्यक्रम आज रखा गया है। विधान भवन स्थित विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। लखनऊ से अब खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का दौरा है आज बिजनौर के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। भूपेंद्र सिंह चौधरी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, बड़े अहम कार्यक्रम उनके निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए वो बड़ा संदेश देंगे, बड़ा मूल मंत्र आने वाले चुनावों के लिए वो सौंपते नजर आएंगे। तो बिजनौर का खास दौरा भूपेंद्र सिंह चौधरी का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज उनका ये खास दौरा है और लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए वो काम कर रहे हैं और इसी के लिए अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी के चलते आज उनका बिजनौर दौरा है, जिस दौरान कई बड़े कार्यक्रम भी उनके बताए जा रहे हैं, जिसके लिए शिरकत करने के लिए वो बिजनौर दौरे पर रहेंगे और जनप्रतिनिधियों से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। उनको भी बड़ा मूल मंत्र सौंपेंगे आने वाले चुनावों के लिए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बिजनौर का दौरा करेंगे। जिला स्तर पर उतरकर अब काम किया जा रहा है और आने वाले चुनावों के लिए तैयारियां की जा रही हैं। लखनऊ से अगली खबर, विधानसभा सत्र से पहले विधानमंडल दल की बड़ी बैठक। विधानसभा सत्र से पहले सपा ने बैठक बुलाई है। सपा के पार्टी दफ्तर में 1:30 बजे ये बैठक होगी। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने पर मंथन किया जाएगा। तो सरकार को किस तरीके से घेरना है सत्र के दौरान, इस पर मंथन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। 1:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस बैठक के लिए, जहां सपा कार्यालय यानी कि सपा दफ्तर पर ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिस दौरान इस बैठक में चर्चा होगी कि सत्र के दौरान क्या बड़े मुद्दे हैं जो कि चर्चा का विषय बने। विपक्ष की तरफ से कौन से बड़े मुद्दे उठाए जा सकते हैं, विपक्ष की उसकी कितनी तैयारी है उसमें, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। कैसे सरकार को घेरना है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार बचती है, उन मुद्दों को सामने लेकर आना है, इस पर मंथन किया जाएगा इस विधानमंडल दल की बैठक में। तो सत्र से पहले ये खास बैठक समाजवादी पार्टी की तरफ से बुलाई गई है और इस बैठक में सपा के सभी नेता मौजूद रहेंगे, चर्चा की जाएगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी देखिए, विधानमंडल दल की ये बैठक है, कौन कौन से बड़े मुद्दे विपक्ष उठाएगा, बहस के लिए सत्र की क्या तैयारी विपक्ष की तरफ से की जाएगी आज?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करते हैं विधानसभा सत्र से ठीक पहले जो है आज विधानदल की बैठक बुलाई गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो उनको सभी लोगों को बुलाया गया है और उसको विधानसभा को घेरने का पूरी तरीके से इस बार जो है विपक्षी दल के नेता ने मन बना लिया है और आज स्वयं जो है वो बैठक करेंगे। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर के घेरने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात महंगाई की अगर बात करते हैं तो महंगाई के मुद्दे को लेकर के घेरने का प्रयास करेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के प्रयास करेंगे, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे जिस तरीके से कानपुर की घटना घटी थी उस घटना को लेकर के विपक्ष जो है पूरी तरीके से हमलावर है और उस घटना को लेकर के भी निश्चित तौर पे विधानसभा को घेरने का इरादा बनाएगा। तो इन जो बड़ी बैठक होगी अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि 1:30 बजे के आसपास जो है इस बैठक की शुरुआत होगी और अखिलेश यादव स्वयं जो है इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। इसके साथ साथ राम गोपाल रहेंगे और जो उनके विधायक हैं उन विधायकों को सभी को आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है और धीरे धीरे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ जो है जो विधायकों का आना है वो शुरू हो चुका है और लगातार जो है विधायक दल की जो बैठक होगी इसमें जो जमीन से जुड़े मुद्दे होंगे, बेरोजगारी के मुद्दे होंगे, व्यापार के मुद्दे होंगे, इन मुद्दों को लेकर के सबसे ज्यादा जो है घेरने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए इस बैठक में कहीं ना कहीं सरकार जिन मुद्दों से बचती है बहस पर, उन मुद्दों पर भी फोकस करेगा, विपक्ष अपनी पूरी तैयारी करने में जुटेगा। देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से घेरने के इरादे में रहेगी क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा सत्र का आगाज होगा और विधानसभा पहले दिन का जो आगाज होगा वो निश्चित तौर पे चाहे विपक्षी पार्टियां जो भी होंगी, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, पूरी तरीके से घेरने का निश्चित तौर पर प्रयास करेगी। जो जमीन के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है उन मुद्दों को जरूर घिंचा। कानून व्यवस्था को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिन मुद्दाओं को लेकर के घेरते चलिए। इसके साथ महिला को लेकर के जो महिलाओं का जो अपराध के लेकर के जो मुद्दा होगा उस मुद्दे पे घेरने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो है अगर बात करें तो बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है और महंगाई का मुद्दा, इन तीन चारों चीजों को लेकर के लगातार विपक्ष जो है हमलावर होगा। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, देखिए एक बार फिर से किसानों का जो मामला है वो गरमाने लगा है। कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर अब आगे आ रहे हैं मुखर तौर पर और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या उनका मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करते हैं तो जमीन से जुड़े किसान होते हैं, किसान का मुद्दा अहम होता है। गन्ने की रेट की अगर बात की जाए, गन्ने का जो मूल्य बढ़ाने की बात कही गई थी उस बात को उसको नहीं बढ़ाया गया है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और निश्चित तौर पे बेरोजगारी और जो महंगाई का जो मुद्दा है उसको सबसे ज़्यादा विपक्ष जो है खींचने का प्रयास करेगा। यानी कि विधानसभा सत्र के ठीक पहले जो है समाजवादी पार्टी के जो विधायक दल होंगे वो पूरे वहाँ पे सामने नजर आएंगे, घेरते हुए नजर आएंगे क्योंकि इस बार की अगर बात करें तो 120 के आसपास जो संख्या है वो निश्चित तौर पे काफी अधिक संख्या होगी और इसको लेकर के पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था। धारा 144 जो है लखनऊ में लगा दिया गया था, यानी कि बड़े बड़े जो अग्निमय सामग्री है उसको लाना वंचित होगा, बड़ी वाहन वाले बड़ी गाड़ियों को लाना वंचित होगा, ट्रैक्टर टाली जैसे बड़े वाहन है उनको लाना वर्जित होगा। तो इसलिए जो है पहले से धारा 144 लगी हुई है। लेकिन विपक्ष के दल के नेता जो है अखिलेश यादव वो किस तरीके से इस योजना को पूर्ण करेंगे, इस योजना को कैसे बनाएंगे और आज जो बैठक होगी, अध्यक्षता में बैठक होगी, उसमें क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे ये अहम होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे, अब खबर आगरा से है जहां पर शहीद नगर स्थित उपाध्याय हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, विशिष्ट अतिथि विधायक छोटे लाल वर्मा और हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके बाद नेफ्रोलॉप्स के उपाध्यक्ष सुकरन सिंह सलूजा ने बताया कि जहां सर्व समाज के प्रत्येक वर्ग के किडनी बीमारी से ग्रसित मरीजों को महज 1500 रुपए में डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। सेंटर का उद्घाटन हुआ हम लोगों के यहाँ नेप्रो से के साथ, लेकिन मैं आज के दिन यही कहना चाहता हूँ, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमें इलाज कराने से बेहतर है बचाव करना है। बचाव क्यों करना है? कि जितनी भी बीमारी हो रही है, अनपढ़े और अनजान लोग जब दवाई दे देते हैं किसी को भी तो वो नुकसान करती हैं। पेन किलर खासतौर से, एंटीबायोटिक खासतौर से, ये सारी चीज़ें होती है। साथ में अगर आपको बीपी है और आपको शुगर है तो ये बीमारियां कम से कम 10 गुना बढ़ जाती हैं और आदमी अल्टीमेटली लैंड कर जाता है किडनी फेलियर की तरफ, जिसके लिए डायलिसिस से बाद में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है।
तो हम लोगों का प्रयास ये रहेगा, कभी कैंप भी लगाएंगे और इसके माध्यम से भी ये चाहें कि लोग इस डायलिसिस वाली प्रॉब्लम से बचें और जब ज़रूरत हो तो डायलिसिस को समझें और डायलिसिस ज़रूर कराएं, क्योंकि फिर उनकी एज कम हो जाती है। डायलिसिस ऐसा वरदान बन के आया है किडनी के मरीजों के लिए कि उनका जीवन आम आदमी की तरह भी चल सकता है अगर वो डायलिसिस को समझ ले और दवाइयों को समझ ले। के लिए आज एक अच्छा दिन है कि उपाध्याय नर्सिंग होम जो राजीव उपाध्याय जी चला रहे हैं, नेफ्रो प्लस कंपनी के मशीनों के द्वारा आज यहाँ पर डायलिसिस सेंटर 6 मशीनें आई हुई हैं और इसमें कार्ड धारकों का भी होगा और जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं या दीनदयाल उपाध्याय या प्राइवेट भी हो सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे मरीजों से मेरी बात हुई है, इनकी किडनी एक की पुलिस में जवान है, लेकिन इस बात पर गई कि एक पेन किलर की एक गोली उसने खा ली पेट में दर्द होने पे बिना डॉक्टर की सलाह के, केवल उसने किडनी ले गए। और एक किसी प्रतिष्ठित दिल्ली के अस्पताल ने डायबिटिक होने के बाद उनको अन्य प्रिस्क्रिप्शन तो दिया लेकिन डायबिटीज़ का प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, जिससे साल भर में उनकी किडनी चली गई। और ज़्यादातर लोगों की हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के कॉम्बिनेशन से किडनी गई है। तो ये उद्घाटन किया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं लोगों से प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि उनका बीपी हाई रहता है या लो रहता है या शुगर बहुत रहती है तो वो चेक कर लेंगे, परहेज कर लेंगे और उसका इलाज कर लेंगे। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर महाराजा सुहेलदेव की 1014वीं जयंती पर समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहूराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि हमें गर्व है कि हम वीर योद्धा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं। महाराजा सुहेलदेव की वीरता का प्रमाण आज भी बहराइच जिले के नानपारा का मैदान है, जहां उनके द्वारा उपयोग की गई 40 किलो की तलवार आज भी मौजूद है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि भगवान राम के साथ वानर लड़े ना, लेकिन पूरे देश में एक भी आवास नहीं बन पाया उनके रहने के लिए। इसी तरह आज़ादी के बाद कांग्रेस को जिताया, बीजेपी को जिताया, सपा बसपा को जिताया, लेकिन शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे जो अति पिछड़ा समाज है, जो वंचित है, शोषित है, इसको इस्तेमाल खाली किया जाता है ना। ऐसा क्यों इनके साथ होता है? और इतिहास गवाह है, अहिल्या और तारा 2 सदी रही। अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है, तारा की शादी राम से। कौन सा माँ बाप है जो जिसके पास 2 बेटी हो, एक इंसान से, बंदर से? तो नल लील अंगद जामुन सुग्रीव बाली, ये बानर नहीं थे, इंसान थे, वो भर बानर थे। लखनऊ से अब खबर, सिक्किम कैडर के आईएएस अंजनय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति बढ़ा दी गई है। यूपी में 1 साल के लिए फिर बढ़ी है उनकी प्रतिनियुक्ति। आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करने वाले आईएएस की बड़ी प्रतिनियुक्ति है, जहां 2005 बैच के आईएएस अंजनय सिंह फिलहाल मुरादाबाद कमिश्नर पद पर तैनात हैं। अब 15 फरवरी 2024 तक यूपी प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे आईएएस अंजनय कुमार सिंह। यूपी में 8 साल की प्रतिनियुक्ति के बाद एक बार फिर अंजनय सिंह की 1 साल की प्रतिनियुक्ति बढ़ा दी गई है, जहां सपा सरकार में 15 फरवरी 2015 को यूपी प्रतिनियुक्ति पर आए थे आईएएस अंजनय कुमार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ, जहां कोहरे के चलते आपस में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। 12 से अधिक वाहन आपस में टकराए हैं। हादसे के चलते एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया। हादसे के बाद का वीडियो वायरल हो रहा है। तो किस कदर ये वाहन आपस में टकराए हैं और इस की वजह से लंबा जाम भी लगा है, ये पूरा मामला सामने आया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, जहां हादसे के बाद का ये वीडियो है। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हुई हैं, पूरे तरीके से नुकसान हुआ है उन गाड़ियों में। घना कोहरा था, इसकी वजह से ये गाड़ियां आपस में इस कदर टकराई हैं। लखनऊ से अब खबर, फ्लाईओवर से नीचे अनियंत्रित कार गिरी है। सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है, 1 घायल बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर से नीचे वो कार गिरी है और कार के गिरने की वजह से 3 लोग उसमें
कुल मिलाकर 4 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई। एक घायल बताया जा रहा है, जिसको तत्काल आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। तो बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो था वो नशे में धुत था। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ड्राइवर नशे में धुत था और इसी की वजह से ये हादसा हुआ है कि गाड़ी जो है स्कॉर्पियो वो सीधा नीचे गिरी है, यानी कि फ्लाईओवर से नीचे गिरी है और इस वजह से 3 लोग हादसे का शिकार हुए, जहां तीनों की मौत हो गई है। एक घायल बताया जा रहा है, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है। सोनभद्र सीएमओ को सस्पेंड किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमेश ठाकुर निलंबित हुए हैं। कार्य में शिथिलता बरतने पर कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। प्रमुख सचिव ने सीएमओ को सस्पेंड किया है। कार्य में शिथिलता बरतने पर सीएमओ सस्पेंड हुए हैं। 10 दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोनभद्र का दौरा किया था। तो कार्य में शिथिलता बरतने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है, जहां प्रमुख सचिव ने सीएमओ को सस्पेंड कर दिया है। कार्य में शिथिलता बरतने पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके कार्य से बर्खास्त कर दिया गया है। 10 दिन पहले ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोनभद्र का दौरा किया था और वहां पर खामियां उन्होंने पाई थी और ऐसे में सीएमओ पर उन्होंने एक्शन लिया और सस्पेंड कर दिया। परतापुर थाना इलाके में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जैन शिकंजी आउटलेट के मालिक से लूटपाट करने के बाद बदमाश फरार हो गए थे और कई अलग अलग जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। शनिवार को पुलिस ने थाना टीपी नगर पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया था, लेकिन दोनों शातिर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद चेकिंग के दौरान दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। लूट की घटनाएं तारीफ की गई थी, जिससे संबंधित 2 अभियुक्तों को थाना टीपी नगर पुलिस और सर्विलांस टीम के द्वारा कल गिरफ्तार किया गया था। आज दोपहर में जब इनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तो इन बदमाशों को इनके साथ ही पुलिस की कस्टडी से छुड़ा ले गए थे। इसके बाद से ही पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में कुल 4 टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार इन बदमाशों की चेकिंग और तलाश कर रही थी। इसी कड़ी में नगर क्षेत्र की अपराध टीम और थाना टीपी नगर पुलिस के द्वारा आरएफ कट के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक दिखने पे जब उसको रोकने का इशारा किया गया, तो उस बाइक के द्वारा अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी गई। टॉर्च की रोशनी में इनको पहचाना गया कि ये वही बदमाश है जो आज दोपहर में मेडिकल कराते इसमें फरार हुए। इनके भागने की सूचना आगे परतापुर पुलिस को दी गई, जिसपे इंस्पेक्टर परतापुर के द्वारा जब बैरियर लगा के काशी टोल के आगे चेकिंग की जा रही थी, इनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया और पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए पीएल शर्मा हॉस्पिटल रवाना किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। जौनपुर से अब खबर, चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार सवार लोगों ने अपनी जान बचाई है। भीषण आग से कार जलकर राख हो गई है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पमवारा के टोल प्लाजा के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो भीषण आग से कार जलकर राख हो गई है। आग किस तरीके से दिख रही है तस्वीरों में, जिसकी वजह से वाहन पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। चलती कार में ये आग लगी है। चित्रकूट से अब खबर, अब्बास अंसारी की पत्नी निखत से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। आपको बता दें, निखत और उसके चालक से 8 घंटे पूछताछ हुई। दोनों से दूसरे दिन 8 घंटे तक पूछताछ चली। एसआईटी और एसटीएफ टीमों ने पूछताछ की। विदेशी नंबरों के संबंध में पूछताछ की गई। पुलिस लाइन चित्रकूट में कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ हुई है। तो दोनों से दूसरे दिन 8 घंटे तक पूछताछ चली है। निखत अंसारी, जहां एसआईटी और एसटीएफ टीमों ने पूछताछ की है।
विदेशी नंबरों के संबंध में भी पूछताछ की गई है और 8 घंटे तक करीब ये पूछताछ चली है। तो पुलिस लाइन चित्रकूट में कड़ी सुरक्षा के बीच ये पूछताछ हुई है। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां निखत अंसारी अब्बास अंसारी से चोरी छिपे मिलती हुई पकड़ी गई थी जेल के अंदर और इसी के चलते उनको गिरफ्तार किया गया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि कई आपत्तिजनक सामान भी उनके पास से बरामद हुए थे। 8 घंटे तक का दोनों से पूछताछ चली है। एसआईटी और एसटीएफ टीमों ने पूछताछ की है। तो विदेशी नंबरों के संबंध में भी पूछताछ की गई है। चित्रकूट से ये अपडेट है क्योंकि चित्रकूट पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे मामले को। निखत अंसारी से पूछताछ भी कर रही है और 8 घंटे के करीब ये पूरी पूछताछ बताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ बने रहिए।